नमस्कार, आज है तारीख 16 मई, दिन शुक्रवार। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। मेरा नाम है मानसी दास और मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर। तुर्की के इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच शांति वार्ता शुरू, लेकिन यूक्रेन बोला रूस इसे लेकर गंभीर नहीं। Our number one priority is a full, unconditional and honest ceasefire. This must happen. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जल्द पुतिन से करना चाहते हैं मुलाकात। रूस ने भी जताई सहमति। Всегда встрече в верхах предшествуют экспертные переговоры, консультации. विश्लेषक से समझेंगे शांति वार्ता में पुतिन के खुद न शामिल होने के क्या है मायने और कहां तक पहुंचेगी बात। अफगानिस्तान के कार्यकारी विदेश मंत्री से भारत के विदेश मंत्री ने की बात। क्या बदल रहे हैं भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते, करेंगे विश्लेषण। जिस तरह का रवैया तालिबान का रहा है, उन्होंने हमेशा यही कहा है कि हमारा हिंदुस्तान के प्रति कोई नेगेटिव अप्रोच नहीं है और पहलगाम को वो कंडेम किया है। आगे बढ़ने से पहले देश दुनिया की खबरें सुनते हैं सुमिरन से। हमास द्वारा संचालित नागरिक सुरक्षा एजेंसी के अनुसार उत्तरी गजा में कथित इजरायली हमलों में लगभग 100 लोग मारे गए हैं। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने हमास के ठिकानों पर हमला किया है और उनके बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया। बीबीसी से बात करते हुए खान यूनिस के पास अलकरारा में रहने वाले निवासी ने कहा, दुनिया ने तो उन लोगों को उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया है। ये कह रहे हैं उन्होंने हमारे घर पर बमबारी की जब मेरी बहन और उसका पति घर के अंदर थे। मेरी बहन 5 महीने की गर्भवती थी। हमारे संकट का कोई समाधान अब नहीं दिखता। हम इसराइलियों के लिए सिर्फ एक गिनती हैं। कोई भी हमारी मदद करने की कोशिश नहीं कर रहा है। हम सभी बस मरने का इंतजार कर रहे हैं। गजा पट्टी में कोई सुरक्षित नहीं है। यही हमारी वास्तविकता है, यही हमारा जीवन है। हमें सभी ने अपने हाल पर छोड़ दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना है कि ट्रंप प्रशासन गजा की मानवीय स्थिति से परेशान है जो इसराइली नाकाबंदी से जूझ रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि गजा में बहुत से लोग भूख से मर रहे हैं और अमेरिका स्थिति पर नजर बनाए हुए है। ट्रंप ने यूएई में अपना दौरा खत्म करते समय कहा, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हम गजा पर नजर रखे हुए हैं और हम इसका ध्यान रखेंगे। बहुत से लोग भूख से मर रहे हैं, बहुत सारी बुरी चीजें हो रही हैं। लंदन की जेल में बंद हीरा कारोबारी नीरव मोदी की नई जमानत याचिका गुरुवार को लंदन हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। नीरव मोदी पिछले 6 साल से ब्रिटेन की जेल में बंद हैं और भारत भेजे जाने के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। उन पर पंजाब नेशनल बैंक में 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला का आरोप है, जिसे उन्होंने अपने चाचा मेहुल चौकसी के साथ मिलकर अंजाम दिया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत से कहा है कि अगर अमन की बात होगी तो पाकिस्तान उसके लिए तैयार है। शहबाज शरीफ ने ये बयान पाकिस्तान में कामरा एयरबेस के दौरे पर दिया। पाकिस्तानी पीएम ने भारत को लेकर कहा, मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि जंगी जुनून का बुखार उतर चुका, अब अमन की बात करो तो उसके लिए हम तैयार हैं। उधर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज गुजरात के भुज में एयरफोर्स के सैन्य अड्डे का दौरा किया। यहाँ उन्होंने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि सेना ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी बुनियादी ढांचों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की। आपने पूरे देश को यकीन दिलाया है कि नया भारत अब सहन नहीं करता, बल्कि वह पलट कर जवाब देता है। मैं यहाँ साफ कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। और ईसाइयों के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप लियो ने दुनिया भर के कूटनीतिज्ञों से पहली बार संबोधित करते हुए उनसे अपील की कि वो हथियार बनाने छोड़कर शांति की कोशिशों पर ध्यान लगाए। उनका बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब कई देश संघर्ष में शामिल हैं और मुल्क अपने अपने रक्षा बजट में इजाफा कर रहे हैं।
कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज दिन की बड़ी खबर से। तुर्की के इस्तांबुल में यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधियों के बीच अब से कुछ देर पहले शांति वार्ता शुरू हुई और लगता है कि शांति वार्ता खत्म हो गई, क्योंकि रूस के पक्ष से क्या हुआ वार्ता के दौरान इसे लेकर बात सामने आ रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि फेसबुक पर कुछ तकनीकी समस्या की वजह से आप हमें नहीं सुन पा रहे हैं। आप हमें यूट्यूब पर सुन सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। कल पॉडकास्ट में सुमिरन हमने ये चर्चा की थी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अंकारा पहुंचे थे नेटो की बैठक के लिए, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शांति वार्ता में नहीं आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने खुद शांति वार्ता में जाने की बात से मना कर दिया। कहा कि यूक्रेन की तरफ से विदेश मंत्री आंद्रिये सबिहा शांति वार्ता में हिस्सा लेंगे और रूस की तरफ से जो प्रतिनिधिमंडल है उसका नेतृत्व व्लादिमीर पुतिन के करीबी व्लादिमीर मेदिंस्की कर रहे हैं। मानसी, दोनों देशों के बीच यानी रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी 2022 को युद्ध शुरू हुआ था और 3 साल बाद ये पहली बार है जब रूस और यूक्रेन आमने सामने बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपने बताया, दोनों के बीच तल्खी कल ही सामने आ गई जब ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस की तरफ से कोई फैसला लेने वाला नहीं आ रहा है। Our number one priority is a full, unconditional and honest ceasefire. ज़ेलेंस्की कह रहे हैं, हमारी पहली प्राथमिकता बिना शर्त पूर्ण और ईमानदार युद्ध विराम है। मौतें रोकने और कूटनीति का रास्ता बनाने के लिए ये बेहद जरूरी है। और अगर रूसी प्रतिनिधिमंडल आज युद्ध विराम के लिए सहमत नहीं हो सके, जो कि साफ तौर पर पहला कदम है, तो ये साफ है कि पुतिन कूटनीति को कमजोर कर रहे हैं। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जो एक सम्मेलन के लिए अल्बानिया पहुंचे हैं, उन्होंने कहा कि अगर इस्तांबुल में बातचीत बेनतीजा खत्म हो जाती है तो ट्रंप को आगे बात बढ़ानी चाहिए। लेकिन इस्तांबुल में मौजूद हैं बीबीसी संवाददाता विटाली शेवचेंको। उनका ये कहना है कि रूसी जो प्रतिनिधिमंडल है इस्तांबुल में व्लादिमीर मेदिंस्की के नेतृत्व में, उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि जो बातचीत हुई है उससे वो संतुष्ट हैं और आगे भी संपर्क रखेंगे। 3 महत्वपूर्ण बातें इसमें हुई हैं, जैसा आपने कहा बहुत अहम है। दोनों के बीच पहली बार युद्ध शुरू होने के बाद बातचीत हुई है और जो 3 बातें मेदिंस्की ने कही हैं वो हैं कि दोनों पक्ष आपस में संबंध रखेंगे, यूक्रेन के साथ 1000 युद्धबंदियों की अदला बदली आने वाले दिनों में होगी। हालांकि आंकड़ा जो है वो 1000 के बदले 1000 होगा या नहीं होगा, इस पर अभी जानकारी नहीं है। वहीं यूक्रेन के पक्ष से कहा गया है कि पुतिन और ज़ेलेंस्की यानी रूसी राष्ट्रपति और यूक्रेनी राष्ट्रपति के बीच सीधी बातचीत यानी आमने सामने की बातचीत होनी चाहिए। ये यूक्रेन की तरफ से गुजारिश की गई है और ये भी सहमति बनी है दोनों ही पक्षों में कि एक संभावित जो युद्ध विराम होता है उसे लेकर दोनों पक्ष अपनी अपनी विजन जो है, अपना अपना देखने का तरीका जो है वो पेश करेंगे, अपना प्रपोजल पेश करेंगे। तो ये अभी बड़ी खबर आ रही है कि ये सहमति बनी है और इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ने शक जताया था कि हो सकता है बातचीत बेनतीजा खत्म हो। और देखा जाए सुमिरन, अगर बात करें तो ये शांति वार्ता दरअसल कल शुरू होनी थी। जी बिल्कुल, लेकिन ये वार्ता कुछ देर पहले ही आज शुरू हुई और जो खबरें मिल रही हैं उसके अनुसार दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों ने आपस में हाथ तक नहीं मिलाया। अब तुर्की जो बातचीत होस्ट कर रहा है उसका कहना है कि ये अच्छा मौका है और जल्द से जल्द युद्ध विराम तक पहुंच जाना चाहिए। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने कहा, Bu toplantı Mart 2022'den bu yana taraflar arasında gerçekleşen ilk düzey doğrudan... तुर्की के विदेश मंत्री कह रहे हैं, मार्च 2022 के बाद पहली बार रूस और यूक्रेन आमने सामने सीधी बात कर रहे हैं। शांति की राह में बढ़ने के लिए इस मौके का इस्तेमाल करना चाहिए। ये जरूरी है कि युद्ध विराम तक जल्द से जल्द पहुंचे और उसे लागू किया जाए। शांति वार्ता से पहले यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल में अमेरिकी और यूरोपीय नेताओं से मुलाकात की और आज यूक्रेनी प्रतिनिधियों ने तुर्की और अमेरिका के साथ बैठक की। इसमें अमेरिका की तरफ से विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल हुए और कई इंटरनेशनल लीडर्स ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है इसको लेकर। नेटो के प्रमुख जो मार्क रट हैं, उनका ये कहना था कि पुतिन को सीधे जो है इस मौके में इस मौके का इस्तेमाल करना चाहिए था, उन्हें शांति वार्ता में शामिल होना चाहिए था। I think Putin made a mistake by sending a low-level delegation with this historian leading that delegation. मार्क ट्रट का कहना है, मुझे लगता है कि पुतिन ने एक लो लेवल प्रतिनिधिमंडल भेजकर गलती की है। उन्हें
शांति वार्ता में खुद शामिल होना चाहिए था। वो भली भांति जानते हैं कि गेंद अब उनके पाले में है और वो मुश्किल है। ये अच्छी बात है कि यूक्रेन बातचीत के लिए सामने आया है और अमेरिका की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। इधर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का ये भी कहना है कि उन्हें शांति वार्ता से काफी ज्यादा उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अमेरिकी फिर भी एक एग्रीमेंट तो बन ही गया है, दोनों के बीच में बातचीत आगे बढ़ ही गई है जी। और उनका ये भी मानना था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के होने से बात बहुत बदल सकती है। वहीं ट्रंप ने भी कुछ ही देर पहले ये कहा था कि जितनी जल्दी हो वो भी राष्ट्रपति पुतिन से, रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलना चाहेंगे और शांति वार्ता में पुतिन के शामिल ना होने और ट्रंप के साथ मुलाकात पर रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का भी बयान आया है। Всегда встрече в верхах предшествуют экспертные переговоры, консультации. दिमित्री पेस्कोव ने कहा था कि कोई भी वार्ता से पहले जानकारों से चर्चा, बातचीत, लंबी बैठकें हमेशा होती है। खासकर आप जब दो लीडर्स की बात कर रहे होते हैं तो इस तरह की बैठक भी बेहद ज़रूरी है, खास तौर पर अमेरिका और रूस के द्विपक्षीय रिश्तों के संदर्भ में और फिर अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर, जैसे कि यूक्रेन संकट पर। यूक्रेन संकट को हल करने को लेकर राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप की बातचीत अहम है और इससे हम सहमत हैं। यानी ट्रंप के साथ बातचीत को लेकर रूस भी तैयार है, लेकिन इसमें किसी तरह की जल्दबाजी नहीं चाहता है और ना ही शांति वार्ता में किसी तरह की जल्दी दिख भी रही है। हालांकि बातचीत, जैसा कि आपने कहा, शुरू हो गई है, उसके कुछ पॉइंट्स भी सामने आए। पॉडकास्ट में इस मोड़ पर शामिल करते हैं दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर राजन कुमार को। राजन जी, अब से कुछ देर पहले सहमति बनी और ये एग्रीमेंट बन गया कि सहमति बनी कि दोनों तरफ से सीज फायर को लेकर अपने अपने प्रपोजल पेश किए जाएंगे, यानी चर्चा अब आगे बढ़ेगी। जी, मुझे लगता है अभी जो बातचीत हुई है केवल 90 मिनट की बात हुई थी, उसमें 2-3 बातों पे कुछ प्रोग्रेस दिख रहा है। पहला तो यह कि दोनों देशों के जो प्रिजनर स्वैपिंग की बात है, लगभग बात हो रही है कि जो कैदी हैं 1000 जो रूस के पास है यूक्रेनियन और यूक्रेन के पास जो है रूसी, तो उनको वो अदली बदली करेंगे कुछ दिनों बाद। कब करेंगे एग्जैक्ट डेट अभी किसी को नहीं पता, उन्होंने अनाउंस भी नहीं किया। दूसरी बात इसमें यह हुई है कि उन्होंने बोला है कि ये वार्तालाप ये जारी रखेंगे, यानी कि हो सकता है कि अगले दिन करें या फिर कुछ बाद के डेट में करें, लेकिन ये वार्तालाप जारी करने की बात कर रहे हैं। लेकिन यह जरूर है कि जो मुद्दे हैं दोनों देशों के बीच में वो वहीं के वहीं टिके हुए हैं, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं दोनों के काफी अलग हैं। रूस बोल रहा है कि जब तक आप उसके मूल कारणों पे नहीं सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को, तब तक सीज फायर का कोई मतलब नहीं है। यूक्रेन बोल रहा है कि ये सारी बातें तभी हो सकती है जब 1 महीने का युद्ध विराम किया जाए, और इस पे दोनों देशों में मतभेद हैं अभी। और वहां पे जो टर्की इस निगोशिएशन को जो एक तरह से मदद कर रहा था इस लाने में दोनों देशों के लीडर्स को, तो उसको भी, टर्की को भी लग रहा है कि जो मेन इश्यूज है उस पर कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है। और जेलेंस्की यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर युद्ध विराम की स्थिति नहीं पैदा होती है तो इस निगोशिएशंस को वो डिक्लेयर करें कि ये फेल कर गया, ये सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा। तो और जो बातें हुई थी उसमें जो कुछ रिपोर्ट्स आए हैं मीडिया में, उसमें यह बताया जा रहा है कि रूस जो टेरिटोरियल ऑक्यूपेशन के इश्यू पे रूस बरकरार है, वो उस पर कोई भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है और यूक्रेन उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो एक प्रपोजल पर जो सहमति बनी है कि हम दोनों अपनी अपनी तरफ से युद्ध विराम को लेकर अपना प्रपोजल देंगे, तो क्या ये इस बात का इशारा है कि अब युद्ध विराम की तरफ आगे बात भविष्य में बढ़ सकती है, या फिर ये वक्त आगे बढ़ाने वाली बात हुई? देखिए, मैं ये अभी जो स्टेटमेंट आया है उसमें कि दोनों के युद्ध विराम के किस बेसिस पे युद्ध विराम करेंगे, तो उस पे कोई समझौता नहीं हुआ है, मैं बता दूं। उसमें केवल बात इतनी हुई कि अपने अपने विजन की बात करें। तो रूस के विजन जो है यूक्रेन के विजन से बिल्कुल अलग है। रूस का विजन यह है कि वो क्राइमिया को अपने पास रखना चाहता है, जो टेरिटरी ऑक्यूपाई किया है उसको अपने पास रखना चाहता है, नेटो का मेंबरशिप यूक्रेन को नहीं देना चाहता है। यह भी बोल रहा है कि पश्चिमी देश यूक्रेन को सहायता देना बंद करें और यूक्रेन अपनी मिलिट्री कम करे। ये रूस का विजन है सीज फायर के लिए। और यूक्रेन का विजन है कि
जल्दी से सीज फायर किया जाए और जो टेरिटरी यूक्रेन का लिया गया है उस पर बातचीत शुरू की जाए और संभवतः रूस को वो वापस जाने की बात करेगा। तो दोनों के विजन जो है सीज फायर को लेके काफी अलग है और इस पे समझौता होने की चांस नहीं है। मुझे लगता है कि समझौता, और यह भी हुआ कि ट्रम्प भी उस पर क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है कि मेरे बिना समझौता नहीं हो सकता है, लेकिन उस बात में एक दम भी है, यानी कि ट्रम्प के आए बिना मुझे नहीं लगता कि जेलेंस्की इस पोजीशन में है कि वो रूस पे किसी भी ढंग का दबाव बना सके। और रूस के जो डिमांड्स हैं उस पे यूक्रेन अगर एग्री करेगा तो यूक्रेन की जनता जेलेंस्की के अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे, तो उनकी दूसरी समस्या है। तो मुझे लगता है कि अभी सीज फायर में वक्त लगेगा। सीज फायर तो फिर भी हो जाए, लेकिन जो रिजोल्यूशन की बात होती है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की, उसमें काफी समय लगेगा। जी, एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे ये कि अभी तक ये कहा जा रहा था, जब चर्चा शुरू होने वाली थी उससे पहले तक भी यही कहा गया कि पुतिन खुद नहीं आए चर्चा के लिए, लो लेवल डेलीगेशन भेजा, ऐसा डेलीगेशन भेजा जो फैसला नहीं ले सकता। लेकिन कुछ सही, लेकिन भले ही प्रिजनर स्वैप की सही, प्रपोजल एक्सचेंज करने की सही, लेकिन एक सहमति तो बनी, बात तो आगे बढ़ी। तो क्या अब जो पुतिन है, जैसे निशाने पर आते रहे हैं यूरोपीय मुल्कों के, अभी भी कोई वजह है आपको दिखती है कि पुतिन क्यों नहीं आए? देखिए, पुतिन के नहीं आने के कई कारण हो सकते हैं। वो मुझे लगता है पुतिन बहुत ही एक स्मार्ट स्ट्रेटजिक एक थिंकर भी है, पॉलिटिशियन भी है। तो उनको पता है, उनको लग रहा था कि इस हड़बड़ी में इस ढंग की बातचीत नहीं की जा सकती है। पहले ग्राउंड वर्क जो ऑफिशियल्स हैं, जो उनके डेलीगेट्स हैं, वो तैयार करें, उसके बाद ही इस ढंग की कोई बातचीत हो सकती है। उनको यह भी लग रहा था कि ट्रम्प ने जैसे वहां पे किया था, आपने देखा कि व्हाइट हाउस में जिस ढंग से जेलेंस्की का ह्यूमिलिएशन किया था, तो उनको यह भी डर था कि कोई इस ढंग का इशू नहीं हो जिसमें ट्रम्प भड़क जाए और रसिया उसको नहीं माने। तो वो पुतिन यह चाहते हैं बात बनने की बजाय बिगड़ जाए। जी, बात बिल्कुल बिगड़ जाए। तो वो चाहते हैं कि कुछ बेसिक मुद्दों पे एक तरह से बात करने की स्थिति बने, एक समझौता हो, फिर पुतिन ट्रम्प से मिलेंगे और फिर बातचीत होगी। और पुतिन डायरेक्टली जेलेंस्की से नहीं मिलना चाह रहे थे, मैं यह भी बता दूं, वो ट्रम्प के बिना नहीं मिलते, क्योंकि जेलेंस्की को मानते हैं कि वो इलीगल है, क्योंकि उनका टर्म पूरा हो चुका है और पश्चिमी देशों के प्रॉक्सी रूलर के रूप में है। तो इसलिए वो जब भी बात करेंगे तो मुझे लगता है कि या तो यूरोपियन लीडर या फिर ट्रम्प के साथ सीधा बात करने की कोशिश करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे एसोसिएट प्रोफेसर राजन कुमार, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज से। दिन की बड़ी खबर, चाहे भारत में हो या दुनिया में कहीं और, जो हुआ केवल वही नहीं, ऐसा क्यों हुआ, जानिए वो भी। खबर के आगे क्या है, खबर की परतों के बीच क्या छिपा है, पहले समझे फिर समझाएं। बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट, दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर। हमारी खबरों को पढ़ें bbchehindy.com पर। आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टा और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। और पॉडकास्ट में अब बात भारत, पाकिस्तान और तालिबान की। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल यानी गुरुवार को अफगानिस्तान के कार्यकारी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से फोन पर बात की। इस दौरान मुत्ताकी ने पहलगाम में हुए हमलों की निंदा की और जयशंकर ने इसकी सराहना की। और इस बातचीत की जानकारी खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर दी। उन्होंने लिखा कि कार्यकारी अफगान विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्तकी से मेरी आज शाम अच्छी बातचीत हुई। हम पहलगाम हमले की उनकी निंदा की सराहना करते हैं। साथ ही उन्होंने लिखा कि दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर उनके बीच चर्चा हुई। वहीं अफगानिस्तान में तालिबान के विदेश मंत्रालय ने इस बातचीत के बारे में कहा कि दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार और कूटनीतिक रिश्तों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। और अफगानिस्तान में एक बार फिर तालिबान की सत्ता आने के बाद से ये पहली बार है जब दोनों तरफ से विदेश मंत्रियों की बातचीत हुई है और सार्वजनिक तौर पर इसकी जानकारी दी गई है। जी, तो ये इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत ने अभी तक तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। लेकिन सुमिरन, हाल के महीनों में भारत और तालिबान के बीच संपर्क थोड़ा बढ़ा है। जनवरी में भारत के जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री ने, उन्होंने दुबई में आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात की थी। यहाँ ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि ये जो अफगानिस्तान है वो पाकिस्तान का पड़ोसी है और बीते कई दिनों से पाकिस्तान अपने यहाँ जो बिना वैध दस्तावेज के जो अफगान नागरिक रह रहे हैं उन्हें निकाल रहा है। और इस कारण तोरखम बॉर्डर पर जो बड़ी भीड़ जुटी हुई है उसे लेकर खबरें हैं, सुर्खियां बनती रही हैं। और दोनों के बीच जो सीमा विवाद है उससे जुड़ी खबरें भी लगातार सुर्खियों में हैं।
और पाकिस्तान को अफगानिस्तान से जो अलग करने वाली सीमा है उसे डूरंड लाइन कहा जाता है। अफगानिस्तान इस सीमा रेखा को स्वीकार नहीं करता है। तो अब सवाल यही है कि क्या भारत और अफगानिस्तान और तालिबान के रिश्ते हैं उनमें बदलाव आ रहा है और इससे क्या हासिल होगा? इन मुद्दों पर बात की बीबीसी संवाददाता संदीप राय ने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अध्ययन और विदेश नीति विभाग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर हर्षवी पंत से। भारत पिछले कुछ समय से कोशिश तो कर रहा था कि कुछ चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन तालिबान के साथ ओपन हो। तालिबान की तरफ से भी कोशिश रही कि वो भारत के साथ बात करें, और जिस तरह का रवैया तालिबान का रहा है, उन्होंने हमेशा यही कहा है कि हमारा हिंदुस्तान के प्रति कोई नेगेटिव अप्रोच नहीं है, और पहलगाम को वो कंडेम किया है एपिसोड को। तो एक मैसेजिंग सिग्नलिंग दोनों की तरफ से ही रही कि जो संबंध हैं उसमें थोड़ी बहुत नॉर्मल सी लाई जा सकती है। और अगर आप देखें तो ह्यूमैनिटेरियन एड भी लगातार भारत की तरफ से जा ही रहा है वहां पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसी कड़ी में एक आगे की उसको जोड़ के हम देख सकते हैं। और दूसरा, जैसा पाकिस्तान अभी जो क्राइसिस हुआ है उसके बाद ये स्वाभाविक है कि तालिबान भी ये चाहेगा कि इस जो ये पर्टिकुलर समय टाइम है भारत पाकिस्तान के संबंधों में, उन हालात में वो भारत के साथ अगर और घनिष्ठता बढ़ा पाए तो उसके लिए भी अच्छा है। तो जिस तरह के उसमें मुझे लगता है जयशंकर ने जब उनके वक्तव्य में कुछ इश्यूज का भी जिक्र आया, चाबहार का जिक्र आया, तो चाबहार का अगर आप सोचें तो वो प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट है, ऑल्टरनेट, और इधर पाकिस्तान के साथ ट्रेड बंद है भारत का। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो मुझे लगता है एक स्वाभाविक तरह से आगे बढ़ सकते हैं। और अफगानिस्तान के सामने भी समस्या है कि वो काफी डिमांड है इंडियन वीजास की, खासकर मेडिकल वीजास की, तो वो चाहेंगे कि नॉर्मल हो जाए संबंध। ये चाबहार वाला जो है, इसमें अगर वो पोर्ट जो है अफगानिस्तान का कितनी भूमिका है, इसको भारत अगर संचालित करता है या उसको शुरू करता है? देखिए, भारत के लिए वो अफगानिस्तान के लिए हमेशा से डिपेंडेंसी जो पाकिस्तान के ऊपर है वो कम होती है। तो पाकिस्तान की जो लेवरेज है वो कम होती है। अगर अफगानिस्तान को वो एक्सेस मिल जाता है, अगर वो रोड जो चालू हो जाती है और वो चाबहार के थ्रू ये ट्रेड कर पाते हैं, तो एक तरह से जो कुछ भी बची खुची डिपेंडेंस है पाकिस्तान के ऊपर वो कम हो जाएगी। तो उससे और ज्यादा ऑपरेशनल ऑटोनॉमी तालिबान को मिल जाएगी पाकिस्तान के खिलाफ। यानी कि जो चाबहार अगर शुरू होता है तो उसमें इंटरेस्ट भारत का तो है ही, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट अफगानिस्तान का ज्यादा है। हाँ कि फिर जो अभी जितने भी एड वगैरह जा रहे हैं अभी अटारी बॉर्डर वगैरह के मार्फत, वो जो है अब सीधे चाबहार जाएंगे समुद्री रास्ते से, और वहां से वो अफगानिस्तान तक जा सकते हैं। इसलिए जी, और अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया, तो वो जो अभी जैसे अभी हमने कुछ पहलगाम के बाद जो ट्रेड बंद किया है, तो वो एक तरह से हम भी नहीं चाहेंगे कि हम पाकिस्तान को लेवरेज दें, तो हमारे लिए भी लेवरेज वो खुल जाएगी। पर अफगानिस्तान के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अफगानिस्तान के लिए तो एक ही रास्ता है। तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में प्रोफेसर हर्षवी पंत से बात कर रहे थे बीबीसी संवाददाता संदीप राय। और हमारे लिसनर्स को ये बता दें कि अगर आपको फेसबुक पर इस पॉडकास्ट को सुनने में मुश्किल आ रही है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं बीबीसी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर, साथ ही सुन सकते हैं हमें इंस्टाग्राम पर। बीते दिनों भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष हुआ उसमें इस्तेमाल हुए हथियारों और तकनीक पर सुमिरन काफी चर्चा हुई। इस दौरान कई तरह की खबरें, दावे, फर्जी खबरें, पुराने वीडियोस भी सोशल मीडिया पर देखे गए। न्यूक्लियर रेडिएशन लीक से जुड़ी खबरें और दावे भी सोशल मीडिया पर देखे गए। हथियारों से जुड़ी तकनीक और इन्हीं सब मुद्दों पर जाने माने रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कोमोडोर सी उदय भास्कर से बात की बीबीसी हिंदी के संपादक नितिन श्रीवास्तव ने। इसी से जुड़ा सवाल कि भारत और पाकिस्तान दोनों अपने मिलिट्री डिफेंस पर अच्छा खासा खर्च करते हैं। अगर भारत 80 बिलियन के आसपास किसी साल खर्च करता है तो पाकिस्तान भी 10 से 20 बिलियन खर्च करता है, जो इंटरनेशनल एजेंसीज बताती हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट में किसकी ज्यादा मदद किस बाहर के मुल्क से आए हुए आर्म्स ने की? बार बार यही याद होता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कई सारे जंग हुए हैं। सबसे बड़ा था 1971 वॉर, जबकि बांग्लादेश के लिए हुआ था। उसके बाद कारगिल, और कारगिल के बाद अभी ऑपरेशन सिंदूर। एक जमाना था जब अमेरिका पाकिस्तान को
सैनिक सामग्री प्लेटफॉर्म सप्लाई करते थे, और भूतपूर्व जो सोवियत यूनियन शीत युद्ध के समय पे, जो कि अभी रशिया बन गया है, वो भारत को समर्थन या भारत को मिलिट्री इन्वेंट्री सप्लाई करते थे। तो अमेरिकन और सोवियत जो मिलिट्री इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म्स है, वो जंग के अंदर एक प्रकार से पता चलता था कि कौन सा प्लेटफॉर्म बेहतर है, चाहे वो टैंक हो जो भारत के पास था, जैसे T-72 रूस से, सोवियत यूनियन से, या अमेरिका की तरफ से एक जंग में उन्होंने पैटर्न टैंक का इस्तेमाल किया था। आपको याद होगा उसका क्या भी इस्तेमाल किया, जनरल पैटर्न के नाम पर, जो क्या नतीजा हुआ था। तो इस प्रकार से केवल दो शक्तिशाली देश उस जमाने के दोनों पक्षों को समर्थन कर रहे थे। ऑप सिंदूर में जो बदलाव जो आया है, हम देख सकते हैं कि और देश जो हैं, मीडियम पावर्स भी अपने अपने इक्विपमेंट को इस्तेमाल होने का उन्हें एक मौका मिला है। अर्थात जैसे तुर्की ने पाकिस्तान को काफी ड्रोन्स का सप्लाई किया है, पर कहा जा रहा है कि वो उतना सफल नहीं रहा है। ये पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है। चीन जो है दक्षिण एशिया में पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, इस प्रकार के जितने भी देश हैं, उनको वो काफी एक प्रिंसिपल मिलिट्री सप्लायर बन गया है। पाकिस्तान के संदर्भ में पनडुब्बी भी देते हैं, मॉडर्न वॉरशिप भी देते हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट भी देते हैं, काफी, यानी कि एक बड़ा वहां पे पैमाना है चीन का समर्थन पाकिस्तान को। इस जंग में, सिंदूर में, काफी कुछ पाकिस्तान ने चीन के जो प्लेटफॉर्म्स है उसका इस्तेमाल किया है। अभी हम विश्वास के साथ नहीं कह सकते हैं कि यह कितना सफल रहा, नहीं रहा। तो इससे मेरा इस वक्त टेंटेटिव जो व्यक्तिगत राय यह है कि भारत के पक्ष में सेल्फ रिलायंस का जो इंडेक्स है वो काफी मजबूत था। साथ साथ हमने फॉरेन इक्विपमेंट को भी इस्तेमाल किया था, अर्थात S-400 भारत ने रूस से प्राप्त किया था। अभी तक जो जानकारी हमारे पास है, हो सकता है कि हम अपने जो असेसमेंट है उसको, अगर और डेटा आएगा तो उसको शेप करना पड़ेगा, पर इस वक्त मैं कहूंगा S-400 वाज अ सक्सेस स्टोरी। राफेल जो हमने फ्रांस से लिया है, उसके ऊपर इस वक्त कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि भारत हैज लॉस्ट सम राफेल टू पाकिस्तानी फाइटर या पाकिस्तानी एयर डिफेंस। ये इस वक्त स्लेटी है, क्योंकि भारत का जो इस वक्त ऑफिशियल सोर्सेस ने इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं दिया है, और मैं कहूंगा भी वो स्वाभाविक है, टिप्पणी देने की जरूरत नहीं है। जो जानकार है, मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ये 2-3 लोगों ने, बड़े क्रेडिबल सोर्सेस ने ये कहा है कि इंडिया हैज लॉस्ट प्लेटफॉर्म्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग राफेल, पर दिस हैज टू बी ऑफिशियली कंफर्म्ड और डिनाइड, मे बी एट अ लेटर डेट। बात ये भी हो रही थी कि इंडिया ने पहली स्ट्राइक की, उसके बाद जो दूसरी स्ट्राइक की, वो जैसा आप कह रहे हैं कि वो डीपर की। पाकिस्तान के अपने क्लेम्स हैं, इंडिया के अपने क्लेम्स हैं। तो जो सरगोदा की बात हुई, तो सरगोदा का मतलब हो गया कि किराना हिल्स जो है, उसके बारे में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन और सब लोग ये कहते रहे हैं कि वो एक तरह से न्यूक्लियर वेपन्स का बेस रहा है पाकिस्तान का। न्यूक्लियर मटेरियल के लीक होने की जो खबरें हैं, जाहिर है दूसरे पब्लिकेशंस ने अलग अलग सोर्सेज से की हैं, अभी कोई कॉन्फर्मेशन किसी भी गवर्नमेंट का भी नहीं है, उसमें कितनी सच्चाई दिखती है आपको? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि 2-3 दिन के लिए बार बार ये रिपोर्ट्स आ रहे थे फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। ना भारत या पाकिस्तान ने इसको औपचारिक रूप से नहीं कहा है, पर कई सारे इस प्रकार का अटकलें चल रहे थे कि रेडिएशन लीक हुआ है, क्योंकि भारत के ऑप सिंदूर के स्ट्राइक से पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स, खास उनके जो न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटीज हैं, उनके ऊपर अटैक हुआ है और कुछ रेडिएशन का लीक हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय जो स्पेकुलेशन था उसमें यह भी उन्होंने जोड़ दिया कि अमेरिका का एक खास एयरक्राफ्ट है, सीक्रेट एयरक्राफ्ट, जो रेडिएशन को डिटेक्ट करता है, और वो एयरक्राफ्ट भी पाकिस्तान में आया था चेक करने के लिए। 2 दिन ऐसा ही चला है, परंतु कल IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने एक बहुत ही खास स्टेटमेंट, टिप्पणी उन्होंने दिया कि उनके पूरे जितना भी तकनीकी, जो उनके पास सर्वेलेंस भी है और मॉनिटरिंग की जो फैसिलिटीज हैं, उसके आधारित उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के अंदर किसी प्रकार का रेडिएशन डिटेक्ट नहीं हुआ। जो कि हम फौज की बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, तो भारत की फौज जो है, भारत की फौज के बारे में कहा जाता है कि बहुत डिसिप्लिन्ड आर्मी रही है हमेशा से, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो है हमारे राजनीतिक, वो चीजें सब स्ट्रांग रही हैं। क्या ऑफ लेट आपको भी लगता है क्या कि फौज थोड़ा सा पॉलिटिसाइज्ड हो रही है, थोड़ा सा पॉलिटिकल उसके इन्फ्लुएंस में आ रही है? सब देखिए, एक बात तो यह है कि द इंडियन फौज, इंडियन मिलिट्री हैज ऑलवेज बीन वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी एपॉलिटिकल, इसमें कोई शक नहीं है। पर यह भी सही है, आई शुड बी ऑनेस्ट, दैट कुछ ऐसे हमको सिग्नल्स मिल रहे हैं जिससे लगता है कि भारत का जो फौज है वो जो इस वक्त
ओवरऑल जो पॉलिटिकल कल्चर है देश में, जो आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का जो ईथॉस है, उसको वो इंटरनलाइज कर रहे हैं। ये लगता है कि देयर इज अ सर्टेन इम्पैक्ट ऑन द इंडियन मिलिट्री ऑफ द प्रिवेलिंग पॉलिटिकल कल्चर। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कोमोडोर सी उदय भास्कर के साथ ये पूरा इंटरव्यू आप बीबीसी हिंदी के यूट्यूब या बीबीसी हिंदी के फेसबुक पन्ने पर भी सुन सकते हैं। और जाने से पहले अपने लिसनर्स को एक अपडेट डेट दे देते हैं रूस और यूक्रेन को लेकर। तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप से हाल ही में फोन पर बात की है और कहा है कि रूस पर तब तक दबाव बनाए रखा जाना चाहिए जब तक कि रूस युद्ध को खत्म करने के लिए पूरी तरह से राजी नहीं हो जाता। तो आज कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें सुनने का शुक्रिया। अब आपसे अगली मुलाकात सोमवार शाम को होगी। तब तक खबरों के लिए जुड़े रहिए बीबीसी हिंदी की वेबसाइट के साथ। आप फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आज कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला तिलक राज भाटिया ने। मुझे और सुमिरन को दें इजाजत। नमस्कार।